सो हेलो गाइस, स्वागत है सबका फिर से मेरे एक न्यू वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ। हमारे वीडियो में खून खराबा, रोमांटिक सीन है, 18+ मोमेंट है। तो अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो पेरेंट्स की परमिशन लेके देखना, ठीक है। एंड अब वीडियो एंजॉय करो। एंड आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खतरनाक है भाई, लिटरली, ठीक है। तो आप वीडियो एंजॉय करो। सौर्य और वो दिव्य पत्थर तेजी से स्पेस में ट्रैवल कर एक तीसरी जगह पहुंचते हैं। सौर्य और वो दिव्य पत्थर जैसे ही उस तीसरी जगह पहुंचते हैं, वहां चारों तरफ रोशनी रोशनी होती है, जिसमें सौर्य और वो दिव्य पत्थर कुछ देख नहीं पा रहे थे। और जब वो रोशनी वहां से गायब होती है तो वहां पर एक आदमी की परछाई दिखनी शुरू हो जाती है। और ये वही आदमी था जो कि हर बार सौर्य को दिख रहा था। और लेकिन इस वक्त उस आदमी के हाथ में वही दिव्य पत्थर का टुकड़ा था। क्या इसने उस बूढ़े को मार दिया? लेकिन हर बार तो ये नहीं मार पा रहा था ना, मतलब हर बार तो तुम ही जाके। सौर्य उस दिव्य पत्थर से कहता है, मुझे लगा ही नहीं था कि ये उसे मारने में कामयाब हो पाएगा। इतना कहकर दिव्य पत्थर सौर्य के हाथ से कूदता है और उस आदमी के सामने जाके खड़ा हो जाता है। देखो, तुम्हारे पास शायद कोई चीज़ है जो कि मेरी है। दिव्य पत्थर धमकी वाली आवाज़ में सामने मौजूद उस लड़के को देखते हुए कहता है, देखो, ठीक है, रख लो इसे। वो आदमी उस दिव्य पत्थर के सामने हार मानकर उसे वो पत्थर दे देता है। होशियार हो। वो दिव्य पत्थर उस आदमी को देखकर बस इतना ही कहता है और फिर सौर्य के साथ चौथी जगह निकल जाता है। सौर्य और वो दिव्य पत्थर चौथी जगह जैसे ही पहुंचते हैं, वैसे ही उन्हें फिर से वही आदमी दिखता है। लेकिन इस वक्त वो आदमी थोड़ी खराब हालत में दिख रहा था, और उसके सामने जो सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा था वो अच्छी कंडीशन में दिख रहा था। दिव्य पत्थर तेजी से उस बूढ़े को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो बूढ़ा आसानी से उस दिव्य पत्थर के अटैक को डॉज कर लेता है और उस दिव्य पत्थर को हैरानी भरी नज़रों से देखने लगता है। तो तुम आज़ाद हो गए, और तुम्हें एक होश भी मिल गया जो तुम्हें इस यूनिवर्स तक ले आया। मानना पड़ेगा। उस बूढ़े की बात को सुनने के बाद दिव्य पत्थर उस बूढ़े को एक सेकंड देखता है और फिर, तो तुम सच में वही हो जिसने मुझे कैद किया, मेरे टुकड़ों से अपने इस क्लोन्स को बनाया, और इस वक्त तुम अपने क्लोन के जरिए मुझसे बात कर रहे हो, है ना? वो दिव्य पत्थर उस सफ़ेद बाल वाले आदमी को देखते हुए कहता है, होशियार तो हो तुम, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम अपने सारे टुकड़ों को हासिल करने के बाद भी मुझ तक पहुंच भी गए, तो क्या तुम उसे लड़ पाओगे? वो सफ़ेद बालों वाला आदमी दिव्य पत्थर को देखते हुए कहता है। उसके बाद वो सफ़ेद बालों वाला आदमी अपने हाथ को उठाता है, जिसमें से बहुत खतरनाक पावर निकल रही थी, जिसके कारण सौर्य हवा में उड़कर पीछे जाने लगता है। लेकिन वही लड़का जो हर बार सौर्य को दिखता था हर जगह, वो इस बार आकर उस लड़के को बचा लेता है। उसके बाद वो लड़का सौर्य को लेकर थोड़ा दूर चले जाता है। दूसरी तरफ दिव्य पत्थर और वो सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा कुछ देर तक लड़ते हैं, और करीब 1-2 घंटे की लड़ाई के बाद वो दिव्य पत्थर उस बूढ़े से जीत जाता है। जैसा कि मैंने कहा, मैं आ रहा हूँ, तुम मुझसे नहीं बचोगे इस बार। वो दिव्य पत्थर उस बूढ़े को देखते हुए कहता है, और फिर उस बूढ़े की पूरी बॉडी पिघलने लगती है, और कुछ देर बाद वो वहीं राख में मिल जाता है और उसके अंदर से एक चमचमाता हुआ पत्थर निकलता है। लेकिन वो दिव्य पत्थर उस पत्थर को अपनी बॉडी के अंदर समाता नहीं है हर बार की तरह, जिससे उसकी पावर बढ़ सके। वो दिव्य पत्थर धीरे धीरे चलकर उस लड़के और सौर्य के पास आने लगता है। इतनी देर में सौर्य और उस लड़के ने एक दूसरे से बात भी नहीं की थी, क्योंकि उन दोनों का ही ध्यान उस खतरनाक सी फाइट के ऊपर था। सौर्य को तो कुछ दिख ही नहीं रहा था, क्योंकि वो दोनों इतनी तेजी से मूव कर रहे थे, जिसके कारण सौर्य को फाइट में क्या हुआ वो पता ही नहीं चल पाया। दिव्य पत्थर सौर्य के ठीक सामने आता है और उसे देखने लगता है। उसके बाद उस पत्थर की नज़र बगल में मौजूद लड़के पे पड़ती है। पहले मैं अपने दोस्त से अलविदा ले लूँ, उसके बाद उससे बात करता हूँ। वो दिव्य पत्थर उस आदमी को देखते हुए कहता है। वो आदमी भी दिव्य पत्थर की बात को समझ जाता है और हाँ में अपनी गर्दन हिला लेता है। उसके बाद वो पत्थर मुड़कर सौर्य को देखता है। सौर्य, तुम्हारी वजह से आज ये मौका मुझे मिल पाया है, और मैं चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हें एक मौका दूँ, लेकिन तुम ताकतवर बन पाओगे या नहीं ये तुम्हारे ऊपर होगा। इतना कहकर उस स्टोन के आगे जो चमचमाता हुआ स्टोन का टुकड़ा उड़ रहा था, जिससे उसने अपनी बॉडी के अंदर समाया नहीं था अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, वो स्टोन का टुकड़ा और तेजी से साइन करने लगता है और सीधे सौर्य के सीने में चले जाता है। जैसे ही सौर्य ये सब देखता है, वो थोड़ा डर जाता है। क्या 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 ये क्या किया तुमने मेरे साथ? मैं मरने तो नहीं वाला हूँ ना?
शौर्य डरते हुए दिव्य पत्थर को देखकर कहता है, तुम सच में बहुत ज़्यादा डरपोक हो शौर्य, लेकिन अगर तुम्हें ताकतवर बनना है तो तुम्हें अपने अंदर से ये डर निकालना होगा। चलो अब तुम्हारे वापस जाने का समय आ गया है। शौर्य जैसे ये बात सुनता है उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तुम मुझे सच में घर ले जाने वाले हो, लेकिन मुझे तुमसे बस एक बात जानना है। तुमने मेरी बहन पे काबू करने की कोशिश की थी ना, तो तुम्हारे दिमाग के अंदर वो सारी यादें हैं जो मेरी बहन के अंदर है, तो क्या तुम बता सकते हो कि वो सच में मुझसे भाइयों वाला प्यार करती है? मतलब ऐसा तो नहीं ना कि मैं उसका भाई हूँ इसलिए वो फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए वो मेरी मदद करती है? क्या वो दिल से मेरी मदद करना चाहती है? शौर्य दिव्य पत्थर को देखते हुए कहता है, लगता है तुम्हें कुछ दिखाना होगा ही। इतना कहकर दिव्य पत्थर के ऊपर एक होलोग्राम जैसा वीडियो चलने लगता है, जहाँ पर शौर्य कम से कम 7 साल का था और वो अपनी बहन के साथ खेल रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी बहन शौर्य से थोड़ी अलग हुई तो एक आदमी ने आके बस शौर्य को इतना कहा कि शौर्य के मॉम डैड, शौर्य की सौतेली माँ की बेटी जो कि शौर्य की बहन है, उसके वजह से ही उनके मॉम डैड का एक्सीडेंट हुआ और वो खत्म हो गए। उसके बाद से ही शौर्य अपनी बहन से अलग रहने लगा था। लेकिन उस होलोग्राम में कुछ और भी था, जहाँ पर उस आदमी के स्माइल को देखा जा सकता था। शौर्य, तुम्हें किसी ने कहा कि तुम्हारी बहन तुमसे प्यार नहीं करती है और तुम्हारी बहन के मॉम की वजह से ही तुम्हारी फैमिली खत्म हो गई। ये सब झूठ है शौर्य। तुम वो लड़के हो जो सब पे आंख बंद करके भरोसा कर लेता है। देखो, मैंने तुमसे कहा मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा और तुम खुशी खुशी मेरे साथ इतने सारे मल्टीवर्स और यूनिवर्सेस को चीर कर यहाँ आ गए। लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा कि अगर मैं तुम्हें इन यूनिवर्सेस के पार ले जाऊंगा और अगर मैंने तुम्हें वापस नहीं भेजा तो तुम कहाँ फंसे रह जाओगे? तुम पूरी जिंदगी में भी वापस अपने घर नहीं जा पाओगे। ये सब सोचा तुमने? दिव्य पत्थर शौर्य को जैसे ये सारी बातें कह रहा था, शौर्य के आंखों में डर साफ झलकने लगा था। मैं सच में सबसे बड़ा बेवकूफ़ हूँ। शौर्य बस इतना ही कहता है और उस दिव्य पत्थर को देखते रहता है। चलो शौर्य, वैसे तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं तुम्हारे साथ था और मैं अपने वादे का पक्का हूँ। दिव्य पत्थर जैसे ये सारी बातें कहता है, शौर्य के ठीक पीछे एक स्पेस टूटता है और शौर्य उसमें घिंचा चले जाता है। शौर्य, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ ताकतवर बनने का। अब तुम ताकतवर बनते हो या नहीं, ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। उसके बाद हमें उस दिव्य पत्थर को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दिव्य पत्थर अब देखने में हूबहू शौर्य जैसा लग रहा था और इस वक्त वो उसी आदमी को देख रहा था जो उसे हर यूनिवर्स में मिलता था। दूसरी तरफ शौर्य बहुत तेजी से बहुत सारी रोशनियों के आर पार हुए जा रहा था और शौर्य को कुछ भी नहीं दिख रहा था सिवाय रोशनियों के। तभी शौर्य को अपने ठीक आगे एक बहुत बड़ी सफ़ेद रोशनी दिखती है। क्या मैं घर पहुंच गया? शौर्य बस इतना ही सोचता है और उस सफ़ेद रोशनी में एंटर कर जाता है। लेकिन शौर्य की आंखें जैसे ही खुलती हैं, वो एक अंधेरे से भरे जंगल में रहता है और उसे चारों बगल सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। वहाँ पर हल्की सी रोशनी थी जो कि चांद की थी और ये चांद देखने में शौर्य के धरती ग्रह के चांद जैसा ही लग रहा था। क्या मैं घर पहुँच गया हूँ? लेकिन कहीं मैं जंगल में तो टेलीपोर्ट नहीं हो गया? इस गधे के बच्चे ने मुझे जंगल में तो नहीं भेज दिया ना? शौर्य मन ही मन सोचता है, क्योंकि ये चांद देखने में तो उसके धरती ग्रह के चांद जैसा ही लग रहा था। इसका मतलब तो यही है कि शौर्य धरती ग्रह पे ही है, बस वो अपने घर पे नहीं, सीधे अपने घर के बगल में मौजूद जंगल में पहुंच गया है। यही हो सकता है। वैसे मैं आज से पहले कभी जंगल में आया नहीं और अभी रात है, यहाँ म्यूटेंट मॉन्स्टर्स भी हो सकते हैं। लगता है मुझे कहीं छिपना होगा। शौर्य जैसे ही ये सब सोचता है, वैसे ही शौर्य को अपने पीछे एक हवा की आवाज़ आती है। शौर्य जल्दी से पीछे मुड़ता है क्योंकि वो हवा तेजी से शौर्य के बॉडी से होकर गई थी और शौर्य जैसे ही पीछे मुड़ता है, उसके सामने एक बड़ा सा नाग था जो कि सांस ले रहा था और वो सांस सीधे शौर्य के ऊपर आ रही थी। शौर्य उस बड़े से नाग को देखकर थोड़ा पीछे हटता है, लेकिन इतने ही में शौर्य के पाँव से एक हल्की सी आवाज़ हो जाती है, जैसे कि उसने बहुत सारे पत्तों के ऊपर पाँव रख दिया और लकड़ियाँ टूटने की आवाज़ और पत्ते की खड़खड़ाने की आवाज़ की वजह से वो बड़ी सी नाग जिसकी भी थी उसकी आंखें खुलती हैं। वो इस वक्त शौर्य को देख रही थी। ये म्यूटेंट मॉन्स्टर ही है ना? लेकिन ये इतना बड़ा क्यों है? इतना बड़ा मॉन्स्टर के बारे में तो मैंने कभी सुना भी नहीं है। शौर्य मन ही मन सोचता है और जल्दी से पीछे से भागने लगता है। तेजी से भागते हुए ही शौर्य एक बार पीछे मुड़ के देखता है, जहाँ पर वो बड़ा सा मॉन्स्टर खड़ा होता है और वो बड़ा सा मॉन्स्टर देखने में किसी डायनासोर के जैसा लग रहा था।
हे भगवान, मैं सच में धरती पे ही हूं ना? ये तो डायनासोर्स हैं, भागो। शौर्य इतना कहकर तेजी से भागने लगता है, लेकिन वो डायनासोर जो कि तेजी से शौर्य के पीछे वो भी अब आ रहा था, क्योंकि उसकी स्पीड शौर्य से ज़्यादा थी, इसलिए जल्दी वो शौर्य तक पहुंच गया था। और जैसे ही उस डायनासोर का मुंह खुलता है और वो शौर्य को खाने वाला होता ही है, इतने ही में शौर्य फिसल के गिर जाता है और वो डायनासोर जो शौर्य को खाने वाला था वो भी थोड़ा सा लड़खड़ा कर आगे चला जाता है, क्योंकि उसका शरीर बहुत ज़्यादा बड़ा था, इसलिए वो अपने आप को संभाल नहीं पाया था और शौर्य पीछे छूट गया था। शौर्य मौके का फायदा उठाकर तेजी से दोबारा से उठता है और दूसरे डायरेक्शन में भागने लगता है, लेकिन जैसे वो डायनासोर शौर्य का पीछा करने वाला होता ही है, इतने ही में उस डायनासोर को कुछ दिखता है जिससे उसकी आंखों में भी साफ साफ डर देखा जा सकता था। जमीन से एक अजीब सा कीड़ा बाहर आता है और वो इस वक्त उस डायनासोर को देख रहा था। तभी उस डायनासोर ने कुछ नोटिस किया। वो डायनासोर जिस चीज़ पे गिरा था वो कोई अजीब सी चीज़ थी और उस चीज़ को वो डायनासोर अच्छे से पहचानता था। तभी उस डायनासोर की दर्दनाक चीख पूरे जंगल में गूंज जाती है। शौर्य को भी उस डायनासोर की चीख सुनाई दे रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता चल रहा था कि वो गुस्से में चिल्ला रहा है या फिर दर्द में, क्योंकि उसके लिए वो चीख नई थी और एक जैसी ही थी। तभी आसमान से एक बड़ा सा कीड़ा उड़ते हुए नीचे गिरता है, जो कि शौर्य के ठीक आगे गिरा था। शौर्य इस वक्त एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ था और शौर्य को अपने ठीक पीछे से पेड़ के पिछले वाली साइड से डायनासोर की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी और इस वक्त वो कीड़ा बहुत ज़्यादा घायल हालत में दिख रहा था। शौर्य को अपनी जान की चिंता तो थी, लेकिन इस वक्त उस डायनासोर की आवाज़ थोड़ी दूर चली गई थी, इसलिए शौर्य हल्का सा बाहर आता है और उस कीड़े को अपने हाथों में उठा लेता है और दोबारा उस पेड़ के अंदर बने हुए हिस्से में चले जाता है। इस वक्त वो कीड़ा देखने में बहुत ज़्यादा घायल लग रहा था और उस कीड़े का सेल पूरी तरीके से पत्थर जैसे किसी मटेरियल से बना हुआ था। शौर्य उसके सेल पे एक दो बार उंगली से टैप करता है, जिससे शौर्य एक अंदाज़ा लगा लेता है कि उस इंसेक्ट या फिर वो कीड़ा जो भी है उसका सेल कितना ज़्यादा शक्तिशाली हो सकता है। इस वक्त वो मोटा सा कीड़ा शौर्य को ही देख रहा था। वो कीड़ा जैसे ही शौर्य को देखता है उसकी आंखों में डर साफ झलकने लगता है। उस कीड़े को यही नहीं समझ आ रहा था कि शौर्य उसे मारना चाहता है या फिर उसे खाना चाहता है। उसके बाद वो कीड़ा वहीं पे बेहोश हो जाता है और शौर्य उसे सहला सहलाकर उठाने की कोशिश करने लगता है। कहीं ये मर तो नहीं गया? वो कीड़ा कम से कम शौर्य के हथेली जितना बराबर था, इसलिए शौर्य को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। वैसे शौर्य ने कीड़े तो देखे थे, लेकिन इतने बड़े कीड़े उसने आज तक नहीं देखे थे, क्योंकि जहाँ पर शौर्य रहता था वहाँ पर म्यूटेंट्स का राज था और म्यूटेंट कीड़े भी इतने बड़े नहीं होते थे, वो इससे थोड़े छोटे ही होते थे। लेकिन ये कीड़ा देखने में उन सबसे थोड़ा बड़ा लग रहा था और ज़्यादा खतरनाक भी, और इसका डिफेंस तो लाजवाब था। शौर्य ये सब देखता है और देखते ही देखते वहाँ पर दिन होने लगता है। बहुत घंटे शौर्य ने वहाँ बिता लिए थे। ओह नो, अब सूरज भी आने वाला है। ऐसे तो ये डायनासोर्स मुझे और अच्छे से देख पाएंगे और मुझे कच्चा चबा जाएंगे। शौर्य डरते हुए सोचता है। इतने ही में शौर्य देखता है कि वो जो मोटा कीड़ा था वो शौर्य को ही देख रहा था और वो होश में आ गया था। वो कीड़ा कन्फ्यूजन वाली नज़रों से शौर्य को ही देखे जा रहा था। कोई बात नहीं दोस्त, तुम अब ठीक हो, देखो तुम्हारे घाव भी सूख चुके हैं, अब तुम जा सकते हो। शौर्य जैसे ही ये बात कहता है वो कीड़ा शौर्य के हाथों को और कस के पकड़ लेता है। क्या हुआ, तुम्हें नहीं जानना है? देखो मैं खुद यहाँ मरने वाला हूँ, अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, कम से कम तुम बच तो जाओगे। पता नहीं इस दिव्य पत्थर ने मुझे कहाँ भेज दिया है। शौर्य मनी मन दिव्य पत्थर को गाली दे रहा था। तभी शौर्य कुछ नोटिस करता है। वो कीड़ा शौर्य के हाथों को और कस के पकड़ रहा था। देखो मैंने तुम्हारी जान बचा ली है, तुम ठीक हो गए हो, तुम जा सकते हो। शौर्य लगातार उस मोटे से कीड़े को यही बोले जा रहा था, लेकिन वो कीड़ा शौर्य के हाथ को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी उस कीड़े से सफ़ेद लाइट निकलती है और वो सीधे शौर्य के हाथों में ही कहीं गायब हो जाता है। ये क्या, ये तो। शौर्य जल्दी से वहाँ से बाहर निकलता है ताकि वो उस कीड़े को ढूंढ सके, लेकिन इस वक्त लगातार शौर्य अपने हाथों को भी देख रहा था। ये हो क्या रहा है, ये मेरे हाथों के अंदर कैसे चला गया? शौर्य कंफ्यूजन में अपने चारों बगल का नज़रिए को ऑब्जर्व कर ही रहा था। इतनी में धूप की रोशनी शौर्य के ऊपर पड़ती है और शौर्य दोबारा जब अपनी आंखें खोलता है तो शौर्य को अपने सामने बड़ी सी बिल्डिंग दिखती है और शौर्य को वो खिड़की भी दिख रही थी जहाँ से वो गिरा था। ये मैं वापस आ गया, थैंक गॉड, ये सब सपना था। शौर्य जल्दी से अपनी जगह से उठता है, क्योंकि शौर्य को खिड़की से गिरना, वहाँ टेलीपोर्ट होना, ये सब कुछ एक सपना लग रहा था। शौर्य को यही लगा कि शौर्य यहाँ आकर बेहोश हो गया होगा और रात भर जगह नहीं होगा।
शौर्य अपने बैग को चेक करता है जहाँ पर शौर्य का प्रोजेक्ट अब भी उसके साथ था। थैंक गॉड, और स्कूल जाने का टाइम भी हो गया, लगता है मुझे स्कूल जाना होगा। शौर्य जल्दी से स्कूल के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ अनन्या के लैब में इस वक्त बहुत सारे डॉक्टर मौजूद थे, जिसमें से एक उनका सीनियर डॉक्टर संजीव भी था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो पत्थर इतना ज़्यादा चालाक कैसे हो गया है, और तो और वो दूसरों का भेष भी ले सकता था। डॉक्टर निकेत, जब आपने आखिरी बार उस दिव्य पत्थर को देखा था तो वो किस हालत में था? उसके बाद डॉक्टर निकेत डॉक्टर संजीव को वो सारी चीज़ें बता देता है जो भी यहाँ हुआ था और वो कैसे उस दिव्य पत्थर को यहाँ बांध कर गए थे, लेकिन इस वक्त वो यहाँ से गायब था। पहले तो हमें लगा था कि वो दिव्य पत्थर अपने वापस वाले पत्थर वाले रूप में आकर वहाँ से निकल सकता है, लेकिन क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी नहीं बची थी और अगर वो अपने पत्थर वाले रूप में वापस आता तो वो एक नॉर्मल पत्थर बन के रह जाता, उसके पास बोलने की काबिलियत भी नहीं बची रहती। इसलिए हमें लगा कि हम उसे बांध के जा सकते हैं, लेकिन ये पत्थर हमारे उम्मीद से ज़्यादा चालाक निकला। डॉक्टर निकेत डॉक्टर संजीव से कहते हैं, वैसे अनन्या कहाँ है? डॉक्टर संजीव डॉक्टर निकेत से पूछते हैं, असल में उसका भाई 2 दिन से लापता है। वो उसके स्कूल गई थी, लेकिन वहाँ भी वो 2 दिन से नहीं आ रहा है। पता नहीं, मतलब हाँ, एक्चुअली में उसने जो प्रोजेक्ट तैयार किया था अपने भाई के लिए वो भी यहाँ से गायब था। लेकिन ये बात ध्यान देने वाली नहीं है, क्योंकि हम जब यहाँ आए थे तो वो यहाँ पर सब कुछ टूटा फूटा था और काफ़ी सारी चीज़ें खिड़की से बाहर जाके गिरी हुई थी, तो उस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि उसका वो प्रोजेक्ट कहीं खो ही गया होगा। लेकिन तभी अनिकेत के फ़ोन में एक नोटिफिकेशन की आवाज़ आती है। अनिकेत देखता है कि उसमें अनन्या का मैसेज है। अनिकेत जैसे ही अनन्या के उस मैसेज को पढ़ता है वो शॉक्ड रह जाता है और वो जल्दी से स्कूल की तरफ भागता है। डॉक्टर अनिकेत ने शौर्य को हॉस्पिटल के बाहर से जाते हुए देख लिया था, इसलिए डॉक्टर अनिकेत को यही लगा कि अनन्या ने उसे ढूंढ लिया है और अनन्या ने अपने भाई को अपने आप से मिलने के लिए बुलाया होगा। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही समझ आ रहा था। डॉक्टर अनिकेत जल्दी से शौर्य के पास जाते हैं। दूसरी तरफ शौर्य इस वक्त अपने क्लासरूम में एंटर कर रहा था और इस वक्त सभी लोग शौर्य को देखकर एक खतरनाक सी स्माइल के साथ उसे ही देख रहे थे। आज तो ये गया, इसके प्रोजेक्ट का टाइम खत्म हो गया, इसे शायद पता नहीं है क्या, फिर भी इसकी इतनी हिम्मत कि ये आज फिर से आ गया स्कूल। काफ़ी सारे बच्चे एक दूसरे से पुष्पाट करने लगते हैं। शौर्य, तुम स्कूल क्या करने आए हो? साक्षी मैम शौर्य को देखते हुए कहती है, मैम मैं प्रोजेक्ट जमा करने आया हूँ, वो भी टाइम से पहले, ये लीजिए। शौर्य जैसे ही ये कहता है वैसे ही सभी लोग शौर्य को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। टाइम पे? साक्षी मैम शौर्य से बस इतना ही कहती है और उस प्रोजेक्ट को अच्छे से चेक करती है, जो कि पूरे तरीके से सही था। लेकिन शौर्य, तुम टाइम पे नहीं आए हो, तुम पूरे 2 दिन लेट हो, इसलिए अब मैं तुम्हारा नाम इस स्कूल से काटने वाली हूँ। चलो, आज के बाद स्कूल आने की जरूरत नहीं है। साक्षी मैम शौर्य को जैसे ही ये बात कहती है शौर्य दंग रह जाता है। वो जल्दी से आसपास की घड़ी और डेट को चेक करने लगता है। ये क्या, ये 2 दिन कैसे बीत गए? शौर्य मन ही मन सोचता है, मैम वो मेरे साथ ये सब। इससे पहले कि शौर्य साक्षी मैम को ये सब बता पाता कि उसके साथ क्या क्या हुआ, वो कहाँ कहाँ गया था, तभी वो रुक जाता है, क्योंकि वैसे भी उसके बाद का कोई भरोसा नहीं करेगा। शौर्य अब समझ चुका था कि अब उसके इस स्कूल में रहने का कोई फायदा नहीं है। शौर्य अपने प्रोजेक्ट को दोबारा से उठाता है और वहाँ से जाने लगता है। इस वक्त पूरी क्लास शौर्य को वहाँ से जाते हुए देख रही थी, लेकिन उन सबको एक बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर शौर्य ने उस प्रोजेक्ट को पूरा किया कैसे, वो भी 2 दिन में। हालांकि उसे 1 दिन का टाइम मिला था, जो कि उस प्रोजेक्ट को करने के लिए नामुमकिन सा टाइम था, लेकिन फिर भी शौर्य ने उसे 2 दिन में कंप्लीट किया था, जो कि सबके लिए नामुमकिन है, किसी के लिए भी नामुमकिन है। पूरी क्लास के साथ साथ इस वक्त श्रेया भी शॉक्ड हो गई थी जब शौर्य ने अपने प्रोजेक्ट को लाकर यहाँ पर जमा किया था, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसे कोई खरीद नहीं सकता था। शौर्य उदास भरे चेहरे के साथ उस स्कूल को आखिरी बार ऊपर से नीचे तक देखते हुए जाने लगता है। वो जैसे ही स्कूल के दरवाजे तक पहुंचता है, तभी शौर्य को अपने कंधे पे किसी का हाथ महसूस होता है। शौर्य जैसे ही पीछे मुड़ता है, उसे अपने सामने विक्रम दिखता है, जो कि खतरनाक सी स्माइल के साथ शौर्य को ही घूरे जा रहा था। तुझे क्या लगता है, स्कूल से तू इतनी आसानी से बचकर निकल जाएगा और हम तुम्हें जाते हुए देखते रहेंगे? विक्रम शौर्य से कहता है, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, मैंने तुमसे कब बिगाड़ा क्या है? मैं किसी काम का नहीं हूँ और ना ही मैं तुम्हें ऑफेंड कर सकता हूँ, तो फिर तुम लोग मुझे तंग क्यों करते रहते हो?
शौर्य विक्रम और अंश को देखते हुए कहता है, तुमने हमें नहीं, हमारे बॉस को तंग किया। विक्रम शौर्य से कहता है, लेकिन मैं तुम्हारे बॉस को कैसे तंग कर सकता हूँ? मैं और वो तो अलग अलग सेक्शंस में रहते हैं ना, अलग अलग क्लास, अलग अलग सेक्शन, तो मैं तुम्हारे बॉस को तंग कैसे कर सकता हूँ? आज तक तो मैंने उससे बात भी नहीं की है। लेकिन इतने ही में विक्रम शौर्य को एक जोर का तमाचा मारता है, लेकिन शौर्य अब भी कुछ नहीं कर रहा था। देखो, तुम ये ज़्यादा कर रहे हो। शौर्य विक्रम को देखते हुए कहता है, अच्छा क्या कर लेगा? अपनी बहन को बुलाएगा? चल एक काम कर, अपनी बहन को मेरे घर भेज दे। विक्रम जैसे ही ये बात कहता है वैसे ही शौर्य का खून उबलने लगता है। शौर्य को इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, जिसकी वजह से शौर्य एक मुक्का बनाकर सीधे विक्रम के चेहरे की तरफ मार देता है। लेकिन विक्रम आसानी से शौर्य के उस मुक्के को सर को थोड़ा सा साइड करके उसे डॉज कर लेता है। बेटा शौर्य, तू जितना भी जोर लगा ले, तू हमारे सामने नहीं टिक सकता है। विक्रम इंसल्ट भरी टोन में शौर्य को देखते हुए कहता है। उसके बाद विक्रम अपनी लात से शौर्य के पेट पे जोरदार लात मारता है, जिससे शौर्य पिछले दीवार पे जाके टकरा जाता है और अब उसके पेट में बहुत ज़्यादा दौरा था, जिसके कारण वो नीचे गिर जाता है। विक्रम और अंश वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी, रुको, कहाँ जा रहे हो? ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है बेवकूफ़ों, इतनी जल्दी? शौर्य इतना कहकर धीरे धीरे खड़ा होने लगता है। देखो इसे, इसके अंदर अभी इतनी जान है कि ये अपने टांगों पे खड़ा हो रहा है। मानना पड़ेगा, बॉस ने अच्छा दुश्मन बनाया है, लेकिन दुश्मनों को मज़ा चखाने में हमें बहुत मज़ा आता है। इसलिए अगर तुम्हें मार खाना है तो तुम शौक से मार खा सकते हो। विक्रम इतना कहकर आगे आने लगता है और शौर्य के पास जाने लगता है। विक्रम आगे बढ़ते बढ़ते पीछे देखता है, जहाँ पर अंश एक बड़ी सी रॉड विक्रम की तरफ फेंकता है। विक्रम आसानी से उस रॉड को कैच करता है और शौर्य की तरफ बढ़ने लगता है। विक्रम शौर्य के पास पहुंचते ही उस बड़े से रॉड को शौर्य की तरफ घुमा देता है, जिससे शौर्य को बहुत ज़्यादा चोटें आ सकती थी। शौर्य झुकता है और अपने कहनी से सीधे विक्रम के पेट पे हमला कर देता है, जिससे विक्रम कुछ कदम पीछे लड़खड़ाते हुए चले जाता है। तेरी इतनी हिम्मत? अंश शौर्य को देखते हुए कहता है। इसके बाद अंश भी तेजी से शौर्य की तरफ बढ़ता है ताकि वो उस पर झपट्टा मारकर उसे मारे, लेकिन इतने में ही शौर्य अंश के हाथ को पकड़कर और उसे मोड़कर वहीं गिरा देता है। इतने में ही विक्रम पीछे से आकर शौर्य को पकड़ लेता है और शौर्य के गर्दन को जोर से दबाने लगता है, जिसके कारण शौर्य का दम घुट रहा था और वो सांस नहीं ले पा रहा था। देखते ही देखते वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है। श्रेया, पूरे क्लास वहाँ पर मौजूद हो जाते हैं, यहाँ तक कि साक्षी मैम भी वहाँ आ जाती है, लेकिन वो विक्रम और अंश को रोक नहीं रही थी। वहाँ पर शौर्य भी ये सब देखता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसे यही नहीं समझ आ रहा था कि आखिर इसके साथ ही ये सब क्यों होता है। कोई भी उसकी सपोर्ट में वहाँ खड़ा नहीं था, यहाँ तक कि कोई भी उसे बचाने नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि साक्षी मैम, जो कि स्कूल की टीचर थी, वो भी उसे बचाने के लिए आगे नहीं आ रही थी। एक बार शौर्य मुड़कर श्रेया की तरफ देखता है उम्मीद भरी नज़रों के साथ, लेकिन श्रेया भी एक दो कदम आगे बढ़ाने के बाद रुक जाती है और आसपास के माहौल को देखकर थोड़ी पीछे हो जाती है। शौर्य को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। नहीं, इन्होंने मेरी बहन के बारे में ऐसा बोला और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। शौर्य अपने गर्दन को दबते हुए देखते रहता है और उसकी सांसें भी तेजी से फूल रही थी, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। चारों तरफ की हवाएं तेजी से मुड़कर शौर्य की तरफ बढ़ने लगती हैं। शौर्य की तरफ वो हवाएं तेजी से बढ़ रही थी, जिसके कारण वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे उन सब के पीछे से हवा तेजी से शौर्य की तरफ आने लगती है और उन सब के बाल, कपड़े सब कुछ उड़ने लगते हैं। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। तभी शौर्य की आंखों से सफ़ेद रोशनी निकलनी शुरू हो जाती है। उसके सीने पे एक सफ़ेद रोशनी की निशान देखी जा सकती थी। वो सफ़ेद रोशनी इसके सीने से आ रही थी और किसी को भी नहीं पता चल रहा था कि आखिर ये है क्या। देखते ही देखते शौर्य अपने हाथों को टाइट करता है और विक्रम के हाथ को अपने गर्दन से अलग करके उसे जोरदार लात मारता है, जिससे विक्रम उड़कर दूर जाकर एक बड़े से बॉक्स वाले रूम में गिरता है, जिसके कारण वो सारी बॉक्सेस विक्रम के ऊपर गिर जाती हैं। कुछ देर बाद विक्रम वहाँ से बहुत ज़्यादा खराब हालत में निकलता है और वो इस वक्त गुस्से में शौर्य को ही देख रहा था। शौर्य, तुम ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। विक्रम जल्दी से उसके साथ खड़ा होता है और वो दोनों एक साथ विक्रम पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं तुम्हारी बात सुनता, लेकिन अब मेरी बारी है। शौर्य एक खतरनाक सी स्माइल के साथ विक्रम और अंश की तरफ देखते हुए कहता है। इस वक्त तक
वो रोशनी और भी ज़्यादा तेज़ी से शौर्य के बॉडी से निकल रही थी और आसपास की हवाएं तेज़ी से शौर्य के अंदर घुसी जा रही थी। उसके बाद विक्रम और अंश दोनों एक साथ शौर्य पे अटैक करते हैं। विक्रम अपनी मुट्ठी कसकर शौर्य के ऊपर एक जोरदार मुक्का मारता है, लेकिन शौर्य झुककर उसके मुक्के से बचता है और उसके पसलियों पे एक जोरदार गुस्सा जड़ देता है। उसके बाद शौर्य कुछ नोटिस करता है। इस वक्त अंश तेजी से उस रॉड को हवा में घुमाकर शौर्य की तरफ मार रहा था। शौर्य अपने हाथ को उठाता है और हवा के बीच में ही उस रॉड को पकड़ लेता है। उसके बाद शौर्य अपने हाथों को गोल घुमाता है, जिससे वो रॉड अंश के हाथ से छूट जाती है और अंश इस वक्त निहत्था था। शौर्य उसी रॉड से अंश की टांगों पे मारता है, जिससे उसकी टांगें टूट जाती हैं और इस वक्त वो अपने टांगों पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। शौर्य, ये तुम बहुत गलत कर रहे हो। तुम जानते नहीं तुम्हारे साथ क्या होगा। इससे पहले कि अंश और भी कुछ कहता, उसके सीने पे एक जोरदार लात आके पड़ती है, जिसके कारण अंश जो बकवास किए ही जा रहा था उसकी बकवास बीच में ही रुक जाती है और वो उड़कर सीधे पीछे मौजूद दीवार से जाकर टकरा जाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। तभी शौर्य जो अपनी जगह खड़ा था वो वहाँ से हल्का सा मूव करता है, जिससे शौर्य के ठीक बगल से एक लात आके निकल जाती है और उसने अपना हमला मिस कर दिया था। शौर्य हवा में ही उस लात को पकड़ लेता है, जो कि और किसी का नहीं विक्रम का था। विक्रम ने शौर्य को अकेला देखा था और उसका ध्यान कहीं और था, जिसके कारण विक्रम सीधे शौर्य पर लात मारने के लिए चला गया था। लेकिन अफसोस शौर्य ने इस वक्त उसके पाँव को पकड़ रखा था। शौर्य उसके पाँव को ही तेजी से किसी झूले की तरह झुलाकर दूर फेंक देता है। विक्रम तेजी से जाके दीवार में टकराता है, लेकिन वो बेहोश नहीं होता। वो जैसे जैसे अपने पाँव पे खड़ा होता है और किसी पागल बच्चे की तरह शौर्य की तरफ बढ़ने लगता है। तुम्हें अभी लड़ना है। शौर्य हंसते हुए विक्रम को देखते रहता है। दूसरी तरफ एक बड़े से रूम में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, जो कि अपने क्लाइंट्स के साथ कुछ मीटिंग कर रहा था। प्रिंसिपल, ये कैसी आवाज़ें हैं? प्रिंसिपल भी लगातार हो रही इस आवाज़ों को सुन रहा था। मुझे कुछ महसूस हो रहा है। वो प्रिंसिपल अपने दिल पे हाथ रख के और अपनी आंखें बंद करके ये कहता है, लेकिन सर आपको क्या महसूस हो रहा है? एक्चुअली में हमें भी कुछ महसूस हो रहा है। हमारे न्यूरो कोर्स बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों? वहाँ पर जितने भी टीचर्स थे इस वक्त प्रिंसिपल की तरफ देख रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई हमारे स्कूल में न्यूरो कोड जनरेट कर रहा है, वो भी जूनियर सेक्शंस में। जैसे ही प्रिंसिपल ये बात बोलते हैं वैसे ही सब शॉक डरा जाते हैं। पर सर ये कैसे हो सकता है? जूनियर्स के लेवल पे तो 19 साल के नीचे के लोग हैं ना, और जब तक कोई 20 साल का नहीं हो जाता तब तक कोई न्यूरो कोड जनरेट नहीं कर सकता है। तो फिर आखिर जूनियर सेक्शन में कौन? तभी सारे टीचर्स के होश उड़ जाते हैं। वहाँ पर सिर्फ जूनियर्स ही रह सकते हैं, वहाँ पर कोई सीनियर्स नहीं जा सकते हैं। अगर कोई सीनियर वहाँ जाता है और बच्चों को तंग करता है तो उसे बहुत बड़ी सज़ा मिलती है, लेकिन इस सज़ा के बारे में जानने के बाद वहाँ कोई जाएगा नहीं। मैं इस बात के लिए श्योर हूँ। इसका मतलब तो यही है कि कोई जूनियर वहाँ पर न्यूरो कोड जनरेट कर रहा है, और अगर वो 20 साल से नीचे का है तो इसका मतलब हमारी स्कूल बहुत ज़्यादा फेमस हो सकती है। सारे टीचर्स एक लाइन में ही बोलते हैं। फिर वो लोग जल्दी से दौड़कर जूनियर सेक्शन की तरफ भागने लगते हैं। शौर्य इस वक्त विक्रम को पकड़ के रखा हुआ था और उसने विक्रम के हाथ को अच्छे से अपने हाथ के साथ लॉक किया हुआ था और विक्रम इस वक्त दीवार के थ्रू चिपका हुआ था। शौर्य उसके हाथ को जोर से खींचता है, जिससे उसका हाथ वहीं टूट जाता है और किसी झूले की तरह उसका हाथ वहीं झूलने लगता है। शौर्य, तुमने ये बहुत बड़ी गलती कर दी है। गौरव तुम्हें छोड़ेगा नहीं। इससे पहले कि विक्रम इससे भी ज्यादा कुछ कह पाता, शौर्य उसके सर पे एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे विक्रम का चेहरा सीधे जाकर दीवार में टकराता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। उसके बाद शौर्य अपने हाथों को झाड़ता है, जैसे वो कितना बड़ा काम करके अपने हाथों को झाड़ रहा हो। दूसरी तरफ सभी लोग उसे देख के शॉक्ड थे। इस वक्त शौर्य के बॉडी से तेजी से सफेद रोशनी निकल ही जा रही थी और किसी को भी नहीं पता था कि आखिर वो क्या है। जब शौर्य वहाँ मार खा रहा था तब साक्षी मैम वहाँ से चली गई थी, क्योंकि साक्षी मैम को यही लगा था कि अगर कोई दूसरे टीचर ने साक्षी मैम को वहाँ खड़ा देख लिया और उसने ये देख लिया कि वो शौर्य को मार खाता हुआ देख रही थी तो कहीं उसकी जॉब ना चली जाए, इसलिए साक्षी मैम उस समय वहाँ से चली गई थी। लेकिन जब साक्षी मैम को वहाँ बहुत तेज रोशनी दिख रही थी और उसका न्यूरो कोड भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा था, वो वहाँ पर वापस आ गई थी और वहाँ का नज़ारा देख के वो शॉक्ड रह गई थी। इस वक्त तक शौर्य के बॉडी से वो सफ़ेद रोशनी निकलनी बंद हो गई थी और वो इस वक्त चारों बगल अपनी नज़र को घुमा रहा था। शौर्य, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
स्कूल में ऐसे बदमाशी करने की? तुम्हें हमारा अच्छा स्कूल ही मिला जहाँ पर तुम गुंडागर्दी कर सको। साक्षी मैम शौर्य को डांटते हुए कहती है और उसके पास आ जाती है और शौर्य पे हाथ उठा देती हैं ताकि वो उसे थप्पड़ मार सके। लेकिन शौर्य साक्षी मैम के हाथ को पकड़ लेता है और उसे कस के दबाने लगता है। टीचर, कम से कम ये जिंदा तो है ना, मरे तो नहीं है। आपके लिए तो बहुत आसान है, आप बस ये बोल दीजिएगा कि हमारे बीच छोटी मोटी फाइट्स हुई थी और क्या। शौर्य की इस बात को सुनने के बाद साक्षी मैम शॉक्ड रह जाती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम अपने टीचर से ऐसे? इससे पहले कि साक्षी मैम और भी कुछ कह पाती, वहाँ पर एक आदमी आता है जिसने सफ़ेद कोट पहना हुआ था। डॉक्टर अनिकेत, इतने बड़े डॉक्टर हमारे स्कूल में, जल्दी से। लेकिन शौर्य साक्षी मैम का हाथ छोड़ ही नहीं रहा था। तभी शौर्य को अपने कंधे पे किसी का हाथ महसूस होता है और वो तेजी से मुड़कर अपने मुक्के को बनाकर उस आदमी को मारने लगता है जिसने उसके कंधे पे हाथ रखा था। लेकिन जैसे ही वो अपने सामने मौजूद उस आदमी को देखता है, वो वहीं रुक जाता है। वो आदमी भी इस एक्शन से बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह गया था, लेकिन उसने शौर्य के दोनों कंधे पे हाथ रखा और फिर, देखो शौर्य, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि ये मैसेज तुम्हारी बहन ने। इससे पहले कि डॉक्टर अनिकेत और भी कुछ कह पाते, शौर्य उनका फ़ोन उनके हाथ से छीनता है और उस मैसेज को पढ़ने लगता है। डॉक्टर अनिकेत, मैं जानती हूँ मैं जो करने जा रही हूँ वो गलत है, लेकिन जब मैं शौर्य को ढूंढने उसके स्कूल में गई थी तो मुझे यही सुनने को मिला था कि शौर्य शायद ताकतवर बनने के लिए जंगल चला गया है। और आप अच्छे से जानते हैं ताकत बढ़ाने के लिए जंगल में रहना कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और कितना ज़्यादा खतरनाक भी। लेकिन शौर्य उन बच्चों में से नहीं है जो वहाँ रहकर ताकतवर बन सके। मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरा भाई सेफ रहे, इसलिए मैं उसे बचाने के लिए जंगल जा रही हूँ। क्योंकि मैंने पूरे शहर का चप्पा चप्पा ढूंढ लिया। ये शहर बहुत छोटा है, अगर शौर्य यहाँ रहता तो मैं उसे आसानी से ढूंढ लेती, लेकिन वो यहाँ नहीं है। इसका मतलब तो यही है कि वो जंगल चला गया है और मैं उसे ही ढूंढने वहाँ जा रही हूँ। अगर मेरी थ्योरी गलत हुई और शौर्य वहाँ अगर आपको मिलता है तो प्लीज़ उसका ख्याल रखिएगा। ये मैसेज डॉक्टर अनन्या का था, जिसने अनन्या ने इस मैसेज को अनिकेत को भेजा था ताकि अगर उसकी थ्योरी गलत हुई और शौर्य जंगल ना गया हो और वहाँ वो वापस आ जाए तो डॉक्टर अनिकेत उसका ख्याल रखेंगे। शौर्य, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तुम्हारी बहन जंगल चली गई है और तो और शाम होने को आई है, यहाँ तक कि रात भी बहुत जल्दी हो जाएगी। इसका मतलब तो यही है कि अगर मैं किसी को तैयार कर भी लूँ जंगल जाने के लिए तो वो सुबह से पहले जंगल नहीं जाएगा। लेकिन डॉक्टर अनिकेत इससे पहले कि और भी कुछ कहते, वो ये देख रहे थे कि उनके सामने से शौर्य गायब था। तभी डॉक्टर अनिकेत अपनी नज़रें घुमाते हैं जहाँ पर शौर्य दरवाजे से निकलकर सीधे भागते हुए जंगल की तरफ जा रहा था। नहीं शौर्य, अगर तुम भी जंगल में चले गए तो तुम्हारी बहन का। लेकिन शौर्य अनिकेत की बात को इग्नोर करता है और सीधे जंगल की तरफ चले जाता है और देखते ही देखते वो जंगल के पास पहुंचने के बाद एक लंबी सांस लेता है और फिर जंगल के अंदर एंटर कर जाता है। अनन्या दीदी, मैं सब कुछ जान चुका हूँ और ये भी जान चुका हूँ कि सारी चीज़ों में गलती मेरी थी। मैंने आप पे भरोसा नहीं किया। आप तो मुझसे प्यार करती रही, लेकिन मैं हमेशा आपसे दूर रहा। लेकिन नहीं, सब कुछ पता होने के बाद अब आकर आपके साथ कुछ बुरा हुआ तो मैं नहीं सह पाऊंगा। शौर्य इतना कहते कहते जंगल के अंदर दौड़ते हुए चले जाता है। इस वक्त शौर्य को किसी भी बात का डर नहीं लग रहा था कि वहाँ पर कोई म्यूटेंट मॉन्स्टर हो सकता है और वो शौर्य पर अटैक कर देगा। शौर्य बस जंगल के गहराइयों में जाते रहता है जहाँ पर शौर्य को काफ़ी सारे जानवरों की आवाज़ें भी आती हैं, लेकिन शौर्य डरता नहीं है और सीधे भागते रहता है। कुछ देर जाने के बाद शौर्य को एक बड़े से शेर की आवाज़ आती है जो कि गुर्रा रहा था और तो और शौर्य को तलवारों की अभी आवाज़ आ रही थी, जैसे कि कोई उस शेर के ऊपर तलवारों से बौछार कर रहा हो। पक्का ये दीदी ही होंगी इतनी रात को। नहीं, अगर उनका सामना उस टाइगर से हुआ होगा तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी, क्योंकि हमारे 1 स्टार सिटी में तो सिर्फ वही एक टाइगर है जो कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। इसका मतलब दीदी बहुत बड़ी मुसीबत में है। आज कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी जान ही क्यों नहीं चली जाए, मैं अपनी दीदी को बचा के रखूँगा। शौर्य इतना कहकर तेजी से उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगता है। शौर्य करीब आधे घंटे तक ट्रैवल करता है, जिसके बाद शौर्य को अपने सामने 2 लोग दिखते हैं। इस वक्त उसकी बहन, जिसके हाथ में तलवार थी, और तो और अनन्या का एक हाथ घायल हो चुका था, जिससे वो ठीक से हिला भी नहीं पा रही थी, लेकिन वो फिर भी अपने तलवार को आगे कर उस टाइगर से लड़ने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ वो टाइगर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। इस वक्त शौर्य और अनन्या जंगल के बहुत ज़्यादा गहराई के अंदर थे,
जिसकी वजह से उन्हें ये टाइगर दिखा था और ये उनके 1 स्टार सिटी के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर में गिना जाता था, जिसके कारण शौर्य ये तो जान चुका था कि उसकी दीदी जहाँ फंसी है वहाँ से शौर्य और अनन्या तो क्या, उसके 1 स्टार सिटी के स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग लोग भी नहीं निकल सकते हैं। लेकिन शौर्य फिर भी हिम्मत करता है। न जाने क्यों शौर्य को इस वक्त डर नहीं लग रहा था, शायद इसलिए क्योंकि उसे बस अपनी बहन को बचाना था और कुछ नहीं। शौर्य लंबी सांस लेता है और अपने दांत को भींच कर आगे जाता है। अरे ओ फिसड्डी टाइगर, इधर देख, तेरी मौत यहाँ खड़ी है। लेकिन वो टाइगर एक पल के लिए शौर्य को देखता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके अनन्या की तरफ बढ़ जाता है और उसके सीने पे कूदकर उसे काटने की कोशिश करने लगता है। श्रेया बीच में अपने तलवार को ले आती है, जिसके कारण उस शेर के सीने पे एक बड़ा सा घाव आ जाता है और वहाँ से खून निकलने लगता है। वो शेर ये सब देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और वो अपने पंजे से अनन्या के ऊपर अटैक करता है और अनन्या दूर जाके गिरती है। गिरते गिरते वो शौर्य को देखते रहती है और उसे भागने के लिए कहते रहती है, शौर्य प्लीज प्लीज यहाँ से भाग जाओ, मैं यहाँ तुम्हारे लिए ही आई थी, अगर तुम ही जिंदा नहीं बचे तो मेरे जिंदा रहने का क्या मतलब। अनन्या इस वक्त इतना बोलते बोलते शौर्य को ही देखे जा रही थी और इस वक्त उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। नहीं, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। दूसरी तरफ वो टाइगर अनन्या के ऊपर झपट्टा मारने वाला था और अनन्या के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो दोबारा से उठकर उस शेर से लड़ सके या फिर उससे बचने के लिए उससे दूर भाग सके। अनन्या इस वक्त बेहोश हो गई थी। शौर्य तेजी से आगे बढ़ता है जिसमें, लेकिन वो टाइगर अनन्या के इतने करीब आ गया था कि शौर्य अब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। तभी शौर्य जोर से चिल्लाता है, नहीं कुत्ते कमीने, अगर तू मर्द का बच्चा है तो मुझसे आके लड़। शौर्य चिल्लाते हुए उस टाइगर को कहता है, लेकिन वो टाइगर शौर्य की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था और इस वक्त टाइगर के मुंह में श्रेया की टांगे थी और वो उसे खाने वाला था। शौर्य जैसे ही ये सब देखता है, शौर्य की पूरी बॉडी पसीने से भीग जाती है। तभी शौर्य के हाथ से एक तेज रोशनी निकलती है और शौर्य के हाथों पे ही एक बड़ा सा मोटा सा कीड़ा दिखने लगता है। शौर्य जल्दी से उस कीड़े को पहचान जाता है क्योंकि ये वही कीड़ा था जो कि शौर्य से उस अजीब से जंगल में मिला था। वो कीड़ा तेजी से आगे कूदता है और जमीन के नीचे गायब हो जाता है। शौर्य ये सब देख रहा था। दूसरी तरफ शौर्य का ध्यान इस पे भी था कि वो टाइगर इस वक्त उसकी बहन को खाने वाला है। इससे पहले कि वो टाइगर उसकी बहन के टांग को बाइट करके खा पाता, जमीन के नीचे से एक मोटा सा कीड़ा निकलकर सीधे उस टाइगर के सीने के अंदर घुस जाता है और अब वो टाइगर जोर से चिल्लाया जा रहा था। उस टाइगर की आवाज़ को सुनने के बाद शौर्य इस बात के लिए तो कंफर्म था कि वो टाइगर दर्द से चिल्ला रहा है और इस वक्त शौर्य को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो टाइगर चिल्ला क्यों रहा है। तभी शौर्य को कुछ दिखता है। वो मोटा सा कीड़ा उसके स्किन को चीर कर बाहर आया था और फिर वो दूसरी जगह से उस टाइगर की स्किन को चीर कर उसके बॉडी के अंदर चला गया था। देखते ही देखते वो टाइगर एक कंकाल में बदल जाता है क्योंकि उस पूरे टाइगर की ऊपरी स्किन और अंदर की मांस को उस मोटे से कीड़े ने खा लिया था। देखते ही देखते वो कीड़ा उस टाइगर की हड्डियों को भी चबा जाता है और फिर वो कीड़ा मिट्टियों में खेलने लगता है जिससे उसके ऊपर लगा हुआ खून उस मिट्टी में साफ हो जाए और फिर वो शौर्य के पास आने लगता है। शौर्य इस वक्त अपनी बहन के पास था, लेकिन जैसे ही वो उस कीड़े को अपने सामने देखता है वो थोड़ा डर जाता है। शौर्य ने इस वक्त अपनी बहन को अपनी गोद में उठा रखा था ताकि वो जल्दी से वहाँ से निकल सके, लेकिन जैसे ही शौर्य ने उस कीड़े को देखा था अपने सामने तो उसे थोड़ा सा डर महसूस हो रहा था अपने दिल के अंदर। वो कीड़ा नॉर्मली चलते हुए आता है, लेकिन शौर्य वहाँ से हिलता नहीं है कि कहीं वो कीड़ा शौर्य या फिर उसकी बहन को कोई नुकसान न पहुँचा दे। लेकिन वो कीड़ा नॉर्मली चलते हुए आता है और शौर्य की टांगों से होते हुए वो सीधे उसके हाथ तक पहुँचकर एक रोशनी के साथ गायब हो जाता है। शौर्य जैसे ही ये सब देखता है उससे कुछ भी समझ नहीं आता है, ये सब आखिर है क्या और मेरे अंदर से वो ताकत, वो सारी चीज़ें क्या थी, मैंने उस विक्रम और अंश को मारा कैसे जबकि मैं उससे कमज़ोर हूँ। शौर्य यही सब सोच रहा था और वो तेज़ी से भागते हुए जंगल से बाहर आ जाता है। जंगल से बाहर आते ही शौर्य को दिखता है कि वहाँ पर डॉक्टर अनिकेत, डॉक्टर संजीव और भी कुछ डॉक्टर्स मौजूद हैं। जैसे ही वो लोग अनन्या और शौर्य को देखते हैं वो सब एक राहत की सांस लेते हैं। वो लोग तेज़ी से जाकर अनन्या को शौर्य से लेते हैं और उसका इलाज करने के लिए उसे एक अच्छे से रूम में ले जाते हैं। इलाज हो जाने के बाद शौर्य अनन्या के पास जाता है जहाँ पर अनन्या अभी भी सो रही थी। शौर्य उसके पास बैठता है और फिर शौर्य अनन्या का लैपटॉप उठाता है जिसमें से करीब आधे घंटे तक इंफॉर्मेशन लेने के बाद शौर्य को ये पता चलता है
कि न्यूरोकोर क्या है और वो जो मोटा कीड़ा था वो आखिर कहाँ था। शौर्य जल्दी से अपनी आंखें बंद करता है और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने रोशनी ही रोशनी थी। मैं अपने न्यूरोकोर के साथ जुड़ गया हूँ और ये मोटा कीड़ा यहीं पे है। शौर्य उस मोटे कीड़े को देख रहा था जो कि एक रोशनी के साथ खेल रहा था, वो भी शौर्य के न्यूरोकोर के अंदर। मतलब मैंने सच में न्यूरोकोर जनरेट किया और न्यूरोकोर की मदद से मैं अगर किसी भी बीस्ट को पालतू बनाऊंगा तो अपने न्यूरोकोर के अंदर रह सकता हूँ। इसका मतलब मुझे बाकियों की तरह अगर मैं अपने मॉन्स्टर्स को टेम करूंगा तो मुझे बाकियों की तरह अपने मॉन्स्टर्स को बाहर लेके घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं उन्हें अपने न्यूरोकोर में ही स्टोर करके रख सकता हूँ और जब चाहे उन्हें बुला सकता हूँ। लेकिन एक चीज़ अजीब है, न्यूरोकोर से किसी भी मॉन्स्टर को बाहर लाने के लिए एक डिवाइस की ज़रूरत होती है जो कि हमारे न्यूरोकोर से जुड़ता है। लेकिन मैंने तो बिना किसी डिवाइस के ही अपने न्यूरोकोर से उस मोटे कीड़े को बाहर निकाल लिया था। लेकिन कैसे? शौर्य ये सब सोच ही रहा था। इतने में ही शौर्य की नज़र घड़ी पे जाती है जहाँ पर 11 बज के कुछ मिनट हो रहे थे, लेकिन देखते ही देखते उसमें 12 बज जाते हैं और शौर्य के आसपास का स्पेस टूटने लगता है और फिर वही टूटा हुआ स्पेस शौर्य को अपने अंदर खींच लेता है। शौर्य देखते ही देखते फिर से उसी जंगल में पहुंच जाता है और उसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ से शौर्य टेलीपोर्ट होकर वापस आया था। शौर्य ये सब देख के दंग रह जाता है और फिर ओह नो, मैं फिर से यहीं आ गया, शौर्य मन ही मन सोचता है। तभी हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शौर्य ने जब उस मोटे से कीड़े को अपने हाथ में लिया था उससे पहले वो कीड़ा उसी डायनासोर को खा रहा था, लेकिन गलती से उस डायनासोर ने उस मोटे से कीड़े के ऊपर पाँव रख दिया था और वो कीड़ा वहीं घायल हो गया था और उड़कर सीधे शौर्य के बगल में जा गिरा था। लेकिन वहाँ पर उसी मोटे कीड़े जैसे बहुत सारे मोटे कीड़े थे जो कि उस डायनासोर को लगातार खाए जा रहे थे, वो भी उसे तरपा कर। शौर्य के पास तो वो मोटा कीड़ा गलती से जाकर गिर गया था जिसे शौर्य ने बचा लिया और उस कीड़े के लॉयल्टी को हासिल कर लिया और वो कीड़ा शौर्य का पालतू बन गया। चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। और मतलब मैं इस स्टोरी को आज डाल रहा हूँ, कल अपना वीर का स्टोरी आएगा, परसों स्टोरी में नहीं डालूंगा, इसलिए मैंने 40 मिनट का आज ही दे दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट एपिसोड थोड़ा लेट से आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने 2 दिन का एपिसोड एक ही में डाल के दे दिया है, ठीक है। तो और ज़्यादा एपिसोड है तो थोड़ा एंजॉय भी करोगे और मैं इस चीज़ को स्किप नहीं करना चाहता था, थोड़ा एंड में थोड़ा गड़बड़ था ना, इसलिए। चलो बाय, टाटा, सी यू।